तो बच्चे इस वाले वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस वीडियो में देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसकी परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास एक कोशिका है, मतलब बीजांडकाय, ठीक है। बीजांडकाय के अंदर मृदूतक कोशिकाएं होती हैं, सबको पता है। मृदूतक, बीजांडकाय के अंदर मृदूतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मृदूतक कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सब कोशिकाएं मृदूतक कोशिकाएं, और इन्हीं मृदूतक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जो है साइज में फूलकर बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और उसका जो है कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव गाढ़ा हो जाएगा, केंद्रक साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कि अन्य सभी कोशिकाओं से ये थोड़ा भिन्न दिखने लगती हैं, ठीक है। और देखिए ये सभी कोशिकाएं वही हैं, सेम कोशिकाएं, उनमें से एक कोशिका जो है साइज में थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। और उस कोशिका को क्या बोलते हैं? परपरशु कोशिका बोलते हैं। जो कोशिका थोड़ा साइज में बड़ी हो गई उस कोशिका को क्या बोल दिए? परपरशु कोशिका बोल दिए, ठीक है। अब यही परपरशु कोशिका आगे डिवीजन यानी विभाजन कर करे, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। यही परपरशु कोशिका विभाजित हो करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कोशिका? पहला है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब देखिए जब दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं परपरशु कोशिका से, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है द्विगुणित कोशिका है, ठीक है, 2n। इसमें क्या होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका तो वैसे को वैसे रहता है जो कि भित्ति का निर्माण करता है, लेकिन ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो नीचे वाला, ठीक है। इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, ठीक है। यही परिभाषा भी इसका है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक। अब देखिए आगे स्टेप में क्या होता है। ये जो 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है, इन 4 अगुणित कोशिकाओं में से जो है 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। इनमें से 3 कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और इसमें से एक कोशिका जो है केवल एक्टिव रह जाता है। जैसे देख लीजिए ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका जो है एक्टिव रहता है, यानी कि सक्रिय रहता है। अब देखिए यही कोशिका फिर से अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। हमारे पास जो है इस प्रकार की कोशिका मिली थी, ठीक है। मतलब कि जब 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई थी, इसमें से 4 कोशिकाएं थी, ठीक है। इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो है नष्ट हो गई, इनमें से केवल एक जो है सक्रिय कोशिका बची, ठीक है। अब ये जो कोशिका है, ये कोशिका जो है अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ठीक है। मतलब एक कोशिका है तो ये बन जाएगा 1 से 2 कोशिकाओं में, ठीक है। और फिर विभाजित होकर के ये 2 कोशिकाओं से बन जाएगा 4 कोशिकाएं, ठीक है। 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा? ये 4 कोशिकाओं से बदल जाएगा 8 कोशिकाओं में, ठीक है।
4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाओं में ये बट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। वही एक कोशिका जो है पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। ठीक है। अब जब 8 कोशिका बन जाती हैं तो फिर यहीं से अब जो है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, भ्रूण कोश। अब क्या होता है अगले स्टेप में, क्या होगा, इन 4 कोशिकाओं में से जो है 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं चली जाएंगी ऊपर की ओर। ठीक है, जिनको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रतिमुखी कोशिका, जिनको बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका या कोशिकाएं। ठीक है, 4 थी ऊपर, 4 में से 3 ऊपर चली गई। ठीक है, कितने बचे, 4 नीचे 1 ऊपर, 5 बच रहा भी। ठीक है, 5 में से 3 कोशिकाएं जो है चली आएंगी नीचे। ठीक है, अब देखिए जो 3 कोशिकाएं नीचे आई, इनमें से जो बीच में कोशिका होता है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, इसको बोलेंगे एग सेल या अंड कोशिका बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका के बगल बगल में एक इधर और एक इधर 2 कोशिकाएं और हैं जिनको बोलते हैं सहायक कोशिका, इसको बोलेंगे सहायक कोशिका। ठीक है, अब देखिए 3 कोशिकाएं नीचे आ चुकी हैं, 3 ऊपर। ठीक है, 6 कोशिकाएं टोटल हो गई, यूज हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टोटल 8 कोशिकाएं हैं, अभी 2 कोशिकाएं बच रही हैं, तो 2 कोशिकाओं में से जो है यहाँ एक कोशिका बड़ा हो जाता है और 2 ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, 6, और एक कोशिका जो है, जो 2 कोशिका बची थी वो एक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जो उनका केंद्रक होता है ना वो 2 बन जाता है, केंद्रक 2 रहता है, कोशिकाएं 1 हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक जो सक्रिय कोशिका बच गया था वो कोशिका विभाजित होकर के एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में बट गया। ठीक, अब 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं में, 4 से 8 कोशिकाएं। ठीक है, अभी इन 8 कोशिकाओं में से जो है 2 कोशिकाओं का ध्रुवीय केंद्रक आकर के बीच में आपस में संयुक्त हो जाता है, यानी आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, 2 कोशिकाएं आकर के बीच में ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि बोल सकते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करती हैं। ठीक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक कोशिका जो आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि 2 कोशिकाओं का यूज यहाँ पे हो गया है, बच रही हैं कितनी, 6 कोशिकाएं। तो 6 कोशिकाओं का जो यूज हो गया ऊपर, किस रूप में, देखिए 3 कोशिकाएं ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं बन गई हैं और 3 कोशिकाएं नीचे जो है, इसमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका और एक जो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं जिसको बोलते हैं ना अंड कोशिका। ठीक है, इस प्रकार से जा करके एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है और उस भ्रूण कोश में जो है अंड कोशिका का निर्माण होता है, भ्रूण कोश में अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 3 कोशिकाएं 4 अगुणित कोशिकाएं बनी थी, ठीक है, उनमें से 3 नष्ट हो गई थी। ठीक है, एक कोशिका जो है केवल सक्रिय बचता है। तो जो कोशिका सक्रिय बचता है, ठीक है, पर पशु की जो कोशिकाएं सक्रिय बचती हैं वो कोशिकाएं फिर डिवीजन करती हैं, विभाजित करती हैं और 2 कोशिका बना लेती हैं। फिर विभाजन करने के बाद 2 से 4, फिर 4 से 8 कोशिकाएं बना लेती हैं। ठीक है, फिर इन 8 कोशिकाओं में से जो है 2 कोशिकाओं के जो केंद्रक हैं वो चले जाते हैं बीच में। ठीक है, और ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक बड़ी सी कोशिका के अंदर जो है यहाँ जुड़े रहते हैं, बंद रहते हैं। इसको बोलते हैं ना
द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक या दो ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो दो कोशिकाएं मिल करके यहाँ पे आपस में जुड़ करके दो ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करती हैं, जिसे द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। ठीक, और बाकी 6 कोशिकाएं जो बच जाती हैं, उन 6 में से 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, जो ऊपर की ओर चली जाती हैं, यानी कि निभाग की तरफ। ठीक है, और जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, नीचे की तरफ है, इनको बोलते हैं, इन 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो होता है अंड कोशिका, जो बीच में होता है, और जो 2 किनारे की कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, यानी सिनर्जिड सेल्स। अब देखिए, जो ये अंड कोशिका है, यही अंड कोशिका जो है आगे चल करके एग यानी अंडे का निर्माण करती है, और जो सहायक कोशिका होती हैं इसकी सहायता करती हैं, यानी प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देती है। ठीक है, और बीजांड द्वार की तरफ जो अंड कोशिकाएं होती हैं, इसी से आकर के जो है परागनली जुड़ता है, और यहीं से 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, और यहीं पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप सबको जो है ये बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।